व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आ गए हैं डे 3 पे और आज तीसरे दिन हम लोग एक और शानदार चैप्टर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है सप्लाई। दिस इज चैप्टर नंबर 9 और अभी तक जैसे हम लोगों ने सारे ही चैप्टर्स वन शॉट तैयार करे हैं, इसको भी हम वन शॉट करने की ही कोशिश करेंगे। अगर मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, बच्चे इतना नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बना दूंगा। अदरवाइज कोशिश करेंगे कि इसको भी वन शॉट ही हम सारा का सारा रिवाइज करें और आप अच्छे तरीके से तैयार करो और एग्जाम के अंदर लिख पाओ। राइट, तो जाओ जाके अटेंडेंस लगाओ, कमेंट्स में लिख दो सर डे 3 डन, और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आइए जल्दी से शुरू करते हैं सप्लाई। चलो यार शुरू करते हैं बेटा। हम लोग सबसे पहले सप्लाई के साथ कि सर सप्लाई का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझना कि सप्लाई आपको पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोड्यूसर, है ना। एक प्रोड्यूसर है और एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रॉफिट। तो एक प्रोड्यूसर को जहां जहां भी प्रॉफिट दिखेगा वो वहां वहां सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जहां जहां उसका प्रॉफिट कम होगा वो वहां वहां सप्लाई को कम करने की कोशिश करेगा, है ना। तो सप्लाई है क्या? सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी का उतना क्वांटिटी जो एक फर्म कौन है? प्रोड्यूसर, सप्लायर, है ना, हु इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, जो आपको ऑफर कर रहा है। अब आप खरीदो नहीं खरीदो वो आपका चॉइस है। मैं प्रोड्यूसर हूं भैया, मैं सेलर हूं, मैं फर्म हूं, मैं तो ऑफर करूंगा, राइट, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सही है। इसके बाद सर सप्लाई कितने तरीके का होगा? एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, एक होता है मार्केट सप्लाई। सेम डेफिनेशन, अगर कोई इंडिविजुअल सेलर आपको ऑफर कर रहा है, अगर मैं एक सेलर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म के बारे में देखूं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं सारी की सारी फर्म्स जितनी भी हैं, यानी पूरी मार्केट या पूरी इंडस्ट्री का टोटल कर दूं, तो वो मार्केट सप्लाई हो जाएगा, यानी ऑल द फर्म्स। तो सेम डेफिनेशन होती है बच्चों, बस अगर एक फर्म ऑफर कर रही है तो इंडिविजुअल सप्लाई, सारी फर्म्स ऑफर कर रही हैं तो मार्केट सप्लाई। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों व्हाट इज अ स्टॉक। देखो मैं आपको बताता हूं, स्टॉक होता है कि आपने टोटल कितना प्रोडक्शन करा है। सप्लाई होता है उसमें से कितना आप मार्केट में ऑफर कर रहे हो। सेल होता है उसमें से कितना एक पर्टिकुलर कस्टमर ने खरीद लिया, है ना। तो 3 टर्म्स हैं। सबसे बड़ा टर्म होता है स्टॉक। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 यूनिट्स हैं, अब 50 में से मैंने अपनी दुकान पे अभी 10 ही रखी हैं, तो वो 10 हो गया सप्लाई, है ना। तो स्टॉक सबसे बड़ा हुआ, फिर सप्लाई हो गया, फिर 10 में से अभी मेरी 5 ही बिकी हैं, वो है सेल, वो उससे भी छोटा हो गया। तो क्या है स्टॉक? इट रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल विद द फर्म। जो अवेलेबल है वो स्टॉक है। सप्लाई वो है जो आप मार्केट में लेके आ रहे हो बेचने के लिए। जरूरी नहीं है कि जितना आपके पास अवेलेबल हो आप बेचना भी चाहो, राइट। आगे क्या आता है? नेक्स्ट आता है बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का मतलब है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं PPPSGO। PPPSGO। तो क्या है? PPPSGO। चलो भाई, पीपीपी क्या है? सबसे पहले प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी का बच्चों सप्लाई से सीधा सीधा रिश्ता होता है। अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिखाई देता है, मार्जिन दिखाई देता है, उसको लगता है यार अब यहाँ पे कमाऊंगा, महंगा हुआ है, तो वो सप्लाई को बढ़ा देता है। अगर कभी भी प्राइस कम होता है तो वो बोलता है भैया सस्ता हुआ, प्रॉफिट कम है, अभी नहीं बेचना, तो वो सप्लाई को कम कर देता है। तो हम बोलेंगे प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ध्यान रखना, हम प्राइस की वजह से सप्लाई पे इंपैक्ट दिखा रहे हैं। ओके। उसके बाद आता है बच्चों प्राइस ऑफ अदर गुड। अदर गुड का क्या मतलब है बच्चों? अदर गुड का मतलब है कि उससे मिलता जुलता। फॉर एग्जाम्पल मैं वीट बेचता हूं, ठीक है। अब मेरा अदर गुड मेरे से मिलता जुलता कौन सा होगा? राइस। लेट्स सपोज राइस, ठीक है। तो अगर बच्चों राइस का प्राइस, देखो इस बार प्राइस ऑफ अदर गुड है, तो अगर प्राइस ऑफ राइस बढ़ जाता है ना, अगर प्राइस ऑफ राइस बढ़ जाता है तो एक प्रोड्यूसर बोलेगा कि भैया वीट तो बेकार है बनाना, वीट तो बेकार है, क्योंकि प्राइस तो राइस का बढ़ रहा है, तो फायदा तो इसमें है,
तो हम क्या करेंगे, वीट को छोड़ेंगे, राइस ग्रो करने की कोशिश करेंगे, तो जो सप्लाई फॉर वीट है वो कम हो जाएगा। सर सप्लाई फॉर वीट क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि प्रोड्यूसर बोलेगा भैया यहाँ फायदा नहीं है, फायदा कहाँ पे है, राइस में, तो वहां जाओ। और अगर प्राइस ऑफ राइस कम हो जाता है, अगर राइस का प्राइस कम हो जाता है, चावल सस्ते हो जाते हैं, तो प्रोड्यूसर बोलेगा अरे वीट बढ़िया है, वीट फायदे का सौदा है। तो अगर हमारे पास राइस सस्ता हो जाता है तो वीट का सप्लाई बढ़ जाता है। सर क्यों? क्योंकि और ज्यादा लोग वीट में ही आएंगे, और ज्यादा फार्मर्स वीट में ही आएंगे कि इसी में मार्जिन है, राइस में कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान रखना, प्राइस ऑफ अदर गुड का आपकी सप्लाई के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, इतनी सारी चीजें, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, है ना। अब अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं, सपोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है, तो इनका प्राइस बढ़ने से मेरी प्रॉफिट्स कम होते हैं। ये महंगे होंगे तो मेरे प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो मैं सप्लाई कम करूंगा। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ता है तो हम सप्लाई को कम करते हैं, और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते होते हैं, इनका प्राइस कम हो जाता है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, मार्जिन बढ़ता है मेरा, तो मैं सप्लाई को बढ़ा दूंगा। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई में कैसा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स रिलेशन है। सर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, बच्चों अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, यानी अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे, अपडेटेड, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो सप्लाई बढ़ता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपका वेस्टेज ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, तो सप्लाई को कम करेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट टैक्सेस, अगर सरकार आप पे टैक्सेस बढ़ा रही है, आप पे टैक्स बढ़ा दिए, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, तो आप सप्लाई को कम करोगे। वहीं अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिए या आपको सब्सिडी दे दी, सब्सिडी देने का मतलब होता है बेनिफिट दे दिया, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो सप्लाई बढ़ा देंगे। हर चीज प्रॉफिट पे बेस्ड है बच्चों, है ना, हर चीज को प्रॉफिट से कंपेयर कर लेना। ओके। लास्ट आता है बच्चों गोल्स ऑफ द फर्म। आपका जो सप्लाई है वो फर्म के गोल पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ फर्म्स होती हैं जो ये चाहती हैं कि हम तो महंगे में ही बेचेंगे, तो वो सप्लाई तब बढ़ाती हैं जब प्राइस बढ़ता है। कुछ फर्म्स होती हैं जो सस्ता बेच के अपना नाम बनाना चाहती हैं, जैसे जियो ने बनाया, तो वो सस्ते में भी सप्लाई बढ़ा जाते हैं। तो सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी कई बार आपके गोल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बच्चों जो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। एक बात याद रखना, जितने भी फैक्टर्स इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं वो मार्केट को भी ऑब्वियसली अफेक्ट करते ही हैं। तो इंडिविजुअल आए मार्केट आए, आप ये दोनों ही लिख के आ सकते हो। कुछ एडिशनल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को इंपैक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को करते ही नहीं है। तो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं कि यही वाले याद कर लो यार, ज्यादा क्यों याद करने हैं, जब ये दोनों में लगते हैं तो तुम्हें वो फैक्टर क्यों करना है जो एक में है। जब ये दोनों में लग रहे हैं तो एक ही याद कर लो ना, कुछ भी आए सेम लिखा ना, है ना, नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। अब देखो मार्केट में बहुत सारे तो कॉमन हो गए। मार्केट की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 9 फैक्टर्स हैं। अब देखो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी सेम है, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम है, गवर्नमेंट पॉलिसी सेम है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स सेम है, गोल्स ऑफ द फर्म सेम है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी सेम है। देखो ये सेम हो गए। 3 नए हैं, जैसे नंबर ऑफ फर्म्स, तो सीधी सीधी सी बात है भैया, नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होंगी तो ऑफ कोर्स सप्लाई भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो इसका मतलब है लोगों तक आपका प्रोडक्ट जल्दी पहुंच सकता है, आप पैसा बना सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी, ट्रांसपोर्टेशन बुरा होगा तो सप्लाई कम होगी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, ये भी देखते हैं कि भविष्य में कैसा प्राइस होने वाला है। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, अगर फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम होने वाला है, तो आज की सप्लाई बढ़ा देंगे, क्योंकि फ्यूचर में अगर प्राइस कम होगा तो मेरा सामान सस्ता बिकेगा, मैं कमाई नहीं पाऊंगा, तो आज ही बेचने की कोशिश करूंगा, तो आज की सप्लाई बढ़ा देंगे। वहीं अगर फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाला है, तो भैया फ्यूचर में महंगा बिकेगा, तो आज बेच के क्या फायदा, आज की सप्लाई हम कम कर देंगे। तो ये कुछ और 3 फैक्टर्स हैं, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इग्नोर करने इग्नोर कर दो, 6 ही चल जाएंगे दोनों में। ठीक है जी, डन सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों सप्लाई फंक्शन क्या होता है। बच्चों आप इकोनॉमिक्स में जहां जहां ये शब्द पढ़ोगे ना फंक्शन,
फंक्शन का मतलब है रिलेशनशिप। तो हम ये बोलते हैं बेसिकली कि कितना सप्लाई चेंज होता है ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स। अभी 9 फैक्टर पढ़ के आए ना, तो सप्लाई कितना चेंज होता है इन फैक्टर्स की वजह से, उसको सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। तो व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। बहुत ही अनइंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन में सिर्फ वो फैक्टर्स लगेंगे जो इंडिविजुअल सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। मार्केट सप्लाई फंक्शन में वो फैक्टर्स लगेंगे जो मार्केट सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडिविजुअल सप्लाई। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। ओके, इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। सब एस एक्स का क्या मतलब है सर? यहां पे देखो, अब ये इंडिविजुअल सप्लाई का है, जैसे एक्स कॉमोडिटी है, एस स्टैंड्स फॉर सप्लाई, ओके, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब कि बिहेवियर कैसा होगा, है ना। अब देखो इंडिविजुअल में अगर प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो जाए तो क्या होगा, प्राइस ऑफ अदर गुड चेंज हो जाए तो क्या होगा, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए तो क्या होगा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या होगा, है ना, गोल्स ऑफ द फर्म से क्या होगा, टैक्स पॉलिसी से क्या होगा। तो इस तरीके से आप फंक्शन को लिख देते हो, बस नॉर्मली इस तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। ओके, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप है बस। ऐसे ही मार्केट में बच्चों और फैक्टर्स ऐड कर देंगे, इसमें 3, काम समाप्त है आप लोगों का इस पर्टिकुलर टॉपिक का। नेक्स्ट आता है बच्चों सप्लाई शेड्यूल। सर व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? देखो, जब भी आप प्राइस और सप्लाई का रिलेशन एक टेबल की फॉर्म में दिखाओगे, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया ऐसा है कि मैं एक टेबल बनाऊंगा कि जब मेरे जो टमाटर हैं वो 20 रुपए किलो थे तो सप्लाई थी 200 किलो। जब ये 30 हो गए तो सप्लाई हो गई 300 किलो, है ना। प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ गई। तो मैं एक टेबल की फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्राइस और सप्लाई का रिलेशन। तो जब भी मैं एक टैबुलर स्टेटमेंट बनाऊंगा, टैबुलर स्टेटमेंट का मतलब मैं एक टेबल बनाऊंगा जहां पे मैं क्वांटिटीज दिखाऊंगा जो सप्लाई हो रही हैं अलग अलग प्राइस पे, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी। जब मैं एक टेबल की फॉर्म में कंपेयर करूंगा तो उसको हम सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। तो जब भी आप प्राइस और सप्लाई को कंपेयर करते हो टेबल की फॉर्म में, उसको आप सप्लाई शेड्यूल बोलते हो, ठीक है। अब अगर आप एक पर्टिकुलर फर्म के लिए देख रहे हो तो इंडिविजुअल सप्लाई होगा, एक से ज्यादा के लिए देख रहे हो तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल होगा। बनाना टेबल ही है, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होता है, देखो, अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोड्यूस। देखो प्राइस ये रहा, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई ये रही, एक का टेबल बना रहा हूं मैं, है ना। एक ही का बनाऊंगा तो इंडिविजुअल बनेगा, एक से ज्यादा बन जाएगा तो देखो अब 2 प्रोड्यूसर हो गए। इट रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स, एक प्रोड्यूसर ए एक प्रोड्यूसर बी। मार्केट सप्लाई कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ो। मार्केट सप्लाई कैसे निकलता है बच्चों, अगर आप दोनों को जोड़ देते हो, 5 + 10 15 आ गया, 10 + 20 30 आ गया, 15 + 25 40 आ गया, है ना। तो आप एक और एक 2 दिखा दोगे, 3 दिखा दोगे तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल आ जाएगा, राइट। इसके बाद आता है बच्चों सप्लाई कर्व। ये जो आपने टेबल बनाया था, अगर आप इसको एक कर्व की फॉर्म में बना देते हो, देखो सपोज मैंने क्या करा, मैंने एक टेबल बनाया था, है ना, कि प्राइस 20 है तो सप्लाई 200 है, प्राइस 30 है तो सप्लाई 300 हो गया। ये तो था सप्लाई शेड्यूल। इसी को जब मैं ग्राफिकली प्रेजेंट कर दूंगा, सर ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, देखो इधर हम प्राइस ले लेते हैं 10 20 30, इधर क्वांटिटी ले लेते हैं 100 200 300, ठीक है। तो मेरे पास 20 पे तो 200 है, पहला पॉइंट तो ये आ गया। फिर 30 पे 300 है, दूसरा पॉइंट ये आ गया। ये मेरा कर्व बन गया सप्लाई का, है ना। जब भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक कम होगा
तो दूसरा भी कम होगा। इसको हम पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। पॉजिटिव रिलेशन में ध्यान रखना बच्चों, कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। नेगेटिव रिलेशन में कर्व हमेशा नीचे की तरफ आता है। जब डिमांड में होता था, प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर कम करता है डिमांड को, नेगेटिव रिलेशन था, तो डिमांड का कर्व नीचे की तरफ होता है। मार्केट में भी देखा, सप्लाई में ऊपर की तरफ, क्योंकि रिलेशनशिप पॉजिटिव है। ओके, तो ये हो गया टैबुलर प्रेजेंटेशन। टैबुलर है बच्चे तो सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल है बाबू तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सप्लाई कर्व। ठीक है, इंडिविजुअल का बनाऊंगा तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाएगा। एक से ज्यादा ले लूंगा तो मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा। ओके, देखो सर, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल। इंडिविजुअल होगा, मार्केट होगा। इंडिविजुअल में हम क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, है ना। ये ऊपर की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये मैं आपको बता चुका हूं। सप्लाई का कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ होगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में। मार्केट का बनाओगे सर तो देखो, ये सप्लायर ए का बन गया, सप्लायर बी का बन गया, ये मार्केट सप्लाई का बन गया। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व थोड़ा सा स्टीप होता है और मार्केट सप्लाई कर्व थोड़ा सा फ्लैट होता है। सर ये फ्लैट क्यों होता है? मार्केट सप्लाई कर्व बच्चों फ्लैट इसीलिए होता है क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है ना मार्केट सप्लाई का, वो हमेशा ज्यादा होता है इंडिविजुअल सप्लाई से। देखो, अब बड़े ध्यान से देखना बच्चों। सर प्रोपोर्शनेट चेंज का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 5-5 का चेंज है। यहाँ पे देखो 10 से 20, 20 से 25, 25 से 35, 35 से 40, मैक्सिमम 10 का चेंज है ना। अब यहाँ चेंज देखो, 15 से 30, 30 से 40, 40 से 55, 15 का चेंज भी आया। इसका जो चेंज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, है ना। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि मार्केट का जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है वो इंडिविजुअल के चेंज से हमेशा ज्यादा होता है। इसीलिए मार्केट का जो सप्लाई कर्व है वो फ्लैट होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाई मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर, तो आप बोलोगे क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है मार्केट सप्लाई में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल चेंज। ठीक है, स्लोप क्या है सप्लाई कर्व का? बच्चों सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है हम बेसिकली डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, तो हम पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। पॉजिटिव स्लोप क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। ओके, इसके बाद आ रहा है बच्चों हमारे पास सप्लाई की डेफिनेशन। यार इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो आ चुका है। क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में फर्क बता रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो, सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल, है ना। ये फर्म का बिहेवियर बताता है। और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? जब हम प्राइस के अगेंस्ट कोई चीज देख रहे होते हैं। यानी सप्लाई एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में होता है कि एक प्रोड्यूसर क्या बेचना चाहता है। जब आप प्राइस से कंपेयर करके करोगे तो उसको आप क्वांटिटी सप्लाइड बोलोगे बेटा। ठीक है सर, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अभी देख के आए आप लोग, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है। तो कैसा रिलेशनशिप दिखा आपको? डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा। यही लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? इट स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलेगा बच्चों कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में सीधा सीधा रिश्ता है। सीधा सीधा रिश्ता का मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम हो जाता है। इसके बाद बेटा आपको वही टेबल बनानी है। एक प्राइस बढ़ता जा रहा है तो सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है, कर्व बना देना है, ऊपर जाता हुआ कर्व बनाएंगे। तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि भैया अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। अदर फैक्टर्स क्या क्या है? अपने वाले प्राइस के बाद बाकी सब कांस्टेंट कर दो। अगर एजम्पशंस आपको पूछ ले तो एजम्पशंस में क्या बोलोगे? प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, है ना। तो ये सारे के सारे अदर फैक्टर्स थे, इनको आप कांस्टेंट बोल दोगे जब भी आपको एजम्पशन लिखने होंगे लॉ ऑफ सप्लाई के। इसके बाद आता है बच्चों रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। तो मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं भैया एक ही रीजन है, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई क्यों बढ़ती है? प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है, ऐसा लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है।
है ना। तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है बच्चों, प्रॉफिट। बस हमेशा इस प्रॉफिट से ही दो फालतू पॉइंट बनाए हैं, एक्चुअल में प्रॉफिट ही है। तो सबसे पहले लिख रहा है प्रॉफिट मोटिव। प्राइस बड़ा होने की वजह से सप्लाई भी बढ़ जाती है, द रीजन इज प्रॉफिट मोटिव। और बात भी सही है ना। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रॉफिट मोटिव है भैया। अब बेटा अगर आपको ये पूरे के पूरे चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो मैंने बहुत अच्छे नोट्स हमारी डीसी ऐप में स्टडी मटेरियल में डाले हुए हैं, ठीक है। डीसी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अपने प्ले स्टोर में जाओगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो डीसी, ठीक है। डीसी ऐप में जाना, उस डीसी ऐप में, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना। वहां पे बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स, सारी पीपीटीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो और उससे एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। देखो बेटा, अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिट दिखाई देता है, प्रॉफिट दिखाई देता है तो नंबर ऑफ फर्म्स और ज्यादा आ जाती हैं उसकी प्रोडक्शन में, और ज्यादा फर्म्स आती हैं जो बोलती हैं भैया हम भी प्रोडक्शन करेंगे, हम भी प्रोडक्शन करेंगे। तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाती हैं, इसीलिए भी सप्लाई बढ़ जाता है। तीसरा लिखा हुआ है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है बच्चों कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोगों ने जितना भी माल अपने स्टॉक में मेंटेन किया होता है, अपने गोदामों में छुपाया होता है, भरा होता है, वो सब वो रिलीज कर देते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? पैसा बन रहा होता है ना बढ़िया। तो जब प्राइस बड़ा होता है तो जिसने जो भी स्टोर करा हुआ है वो सब बेचने के लिए आ जाता है। तो चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। क्यों? प्रॉफिट बढ़ता है, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा हो जाती हैं, लोग स्टॉक में से निकाल के माल बेचते हैं। इसके बाद आता है बच्चों एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। सर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्राइस बढ़ता है तब भी सप्लाई नहीं बढ़ती, या प्राइस कम होता है तब भी सप्लाई कम नहीं होती? क्या कुछ ऐसा है? तो कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगर किसी सेलर को लग रहा है कि भैया फ्यूचर में जो प्राइस है वो गिरने वाला है, कि आज तो मेरा सामान 50 रुपए का बिक रहा है, कल 40 का बिकेगा, सरकार ने कुछ नए घोषणा करनी है, फ्यूचर में कम होने वाला है, तो यही सेलर आज अगर 50 की जगह 45 में भी बिकता है ना तो बेच के जाएगा। इसका मतलब प्राइस कम करके भी सप्लाई बढ़ा के जाएगा। ये तो गलत हो गया। लॉ ऑफ सप्लाई तो क्या बोलता था? प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो गलत हो रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसको ऐसा लग रहा है भैया और कम हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, आज कुछ तो कमा लूं। तो अगर एक सेलर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज वो और सस्ते में भी बेच देगा, लेकिन बेचने की कोशिश करेगा। अगला लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स का प्रोडक्शन बच्चों रेनफॉल पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, सॉइल पे डिपेंड करता है। आप कितना भी प्राइस बढ़ा लो सप्लाई नहीं बढ़ा पाओगे, आपके हाथ में ही नहीं है। जितनी लैंड आपके पास है, जितनी प्रोडक्टिविटी है, उतना ही तो कर पाओगे। तो एग्रीकल्चरल गुड्स की सप्लाई भी आप नहीं बढ़ा पाते। पेरिशेबल गुड्स जो जल्दी खराब होने वाली होती हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आप देखोगे कि अगर आपके पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स किसी सब्जी वाले के पास रात को बच जाते हैं तो वो कम रेट में भी बेच के जा रहा होता है, प्राइस कम है तब भी सप्लाई बढ़ा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कल तो इतने भी नहीं मिलेंगे। तो पेरिशेबल गुड्स कई बार सस्ते में भी बेचने पड़ते हैं, अदरवाइज खराब हो जाएंगे। रेयर आर्टिकल्स जो बच्चों रेयर हैं, बहुत ही कम है, वो ऐसी चीजें आप कितना ही प्राइस बढ़ा लो आप सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही रेयर आपके पास। तो इसीलिए ये भी लॉ ऑफ सप्लाई से बाहर है। बैकवर्ड कंट्रीज बच्चों, बहुत सारी बैकवर्ड कंट्रीज हैं हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी हैं, तो वो बैकवर्ड में आ जाते हैं, है ना। अब बैकवर्ड में आएंगे तो फिर कितना ही प्राइस बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ाना तो मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, इतनी ग्रोथ नहीं है वहां पे। तो इसीलिए प्राइस बढ़ेगा तब भी सप्लाई बढ़ाना मुश्किल है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास चेंज इन सप्लाई। अब चेंज इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पे। आओ जी सर, चेंज इन सप्लाई में क्या है? देखो बच्चों, मैं आपको एक चार्ट बना दूंगा, बेस्ट है, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं चेंज इन सप्लाई। बच्चों चेंज इन सप्लाई दो वजह से होगा, या तो ड्यू टू प्राइस या ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। सर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स मतलब अरे वही प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ भी हो सकता है।
अब देखो, अगर जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस आ रहा है, जो चेंज आ रहा है सप्लाई में वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस आ रहा है, तो उसको आप बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या बोलोगे उसको? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स आ रहा है, तो इसको आप बोलोगे चेंज इन सप्लाई। अगर जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस आ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड बोलेंगे। अगर जो चेंज आ रहा है वो ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स आ रहा है तो उसको चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। ओके, अब जब मैं बात करूंगा क्वांटिटी सप्लाइड की, तो यहां पे जो चेंज होगा वो प्राइस की वजह से होगा, है ना। तो ग्राफिकली हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा कर्व पे। ग्राफिकली वी विल सी अ मूवमेंट। ग्राफिकली आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। जब हम यहां जाएंगे तो ग्राफिकली वी विल सी अ शिफ्ट। हमें पूरा का पूरा शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है बच्चों, ये दो तरीके का होगा, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, है ना। तो देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है 20 से 30 तो सप्लाई भी बढ़ रहा है 200 से 300, है ना। इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को ही क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट। और इसका जस्ट रिवर्स कर दूं कि प्राइस कम हो रहा है 30 से 20 तो सप्लाई भी 300 से 200 हो रही है, कम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, तो देखो क्या होता है बच्चों, टेन 20 30 ये हमने प्राइस ले लिया, यहाँ पे क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं 100 200 300, ठीक है। पहले ये वाला देख लो, प्राइस 20 था तो सप्लाई 200 थी। लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। प्राइस 30 हुआ तो सप्लाई भी बढ़ के बच्चों 300 हो गया। दिस इज पॉइंट बी। तो देखो क्या सप्लाई कर्व एक ही कर्व पे ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिला। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है, देखो सप्लाई बढ़ रही है, एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, एक्सपेंशन हो रहा है और ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन इसका उल्टा है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना। आप यहीं से देख सकते हो, ऐसे आएगा इस बार कर्व। कर्व का जो ओवरऑल कर्व दिखेगा वो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करेंगे बच्चों। इस बार प्राइस वापस से 10 20 30 लेते हैं हम लोग, और क्वांटिटी 100 200 300 ही ले लेते हैं, ठीक है। 300 है 30 पे, ये हमारा ए पॉइंट हो गया इस बार। और 20 हुआ जैसे ही तो ये भी 200 हो गया, ये हमारा बी पॉइंट आ गया इस बार। तो कर्व जो आएगा हमारे पास वो इस तरीके का आएगा, और इस बार जो पॉइंट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। तो आप सिंपली एक बात तो समझे कि भैया जब भी सप्लाई चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस तो हम उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जब भी हम उसका कर्व बनाएंगे तो हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। सप्लाई बढ़ा तो ऊपर की तरफ होगा, उसको एक्सपेंशन बोलना है। कम हुआ तो नीचे की तरफ होगा, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलना है। अब आ जाते हैं इधर, तो मैं शिफ्ट सिखाता हूं। अब यहां पे क्या होगा बच्चों? चेंज जो आएगा वो अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा। अदर फैक्टर्स की वजह से आएगा, इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? चेंज इन सप्लाई। अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको एक शिफ्ट दिखाई देगा। सर कैसा शिफ्ट दिखाई देगा? बच्चों शिफ्ट या तो राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा। ईदर इट विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट, जिसको हम इंक्रीज भी बोलते हैं, और इट विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जिसको हम डिक्रीज भी बोलते हैं। तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा बच्चों। इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे सर?
देखो ये है हमारे पास, प्राइस ले लेता हूँ मैं इस बार, लेट सपोज, पहले टेबल बना लो। प्राइस ले लो 20, सप्लाई ले लो 200, प्राइस अभी भी 20 है बट सप्लाई 300 हो गया है। सर सप्लाई 300 कैसे हो गया? कोई भी अदर फैक्टर चेंज हो गया है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो गए, गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दे दिए, तो सप्लाई बढ़ जाएगा यार, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस 20 है, सप्लाई 300 है या 200 ले लो, प्राइस अभी भी 20 है और ये कम हो गया इस बार, डिक्रीज इंक्रीज। ओके, तो सर कर्व पे कैसा दिखेगा? 10, 20, 30, 100, 200, 300, दिस इज अ क्वांटिटी। प्राइस 20 है तो सप्लाई 200 है, ये मेरा पॉइंट आया। ओके, प्राइस 20 ही है बट सप्लाई 300 हो गया है। अब देखो बच्चों, सप्लाई कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर की तरफ जाता हुआ होता है, तो हम बोलते हैं भैया पहला सप्लाई कर्व ऐसा होगा, दूसरा सप्लाई कर्व ऐसा होगा, तो दिस इज एस, दिस इज S1 या S डैश, राइट। तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही राइट में शिफ्ट हो गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। मैंने बोला ना इस बार पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे, इस बार कर्व ही शिफ्ट कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, यानी इस बार सप्लाई कम करो, तो प्राइस आप अभी भी रखोगे 10, 20, 30, क्वांटिटी आप रखने वाले हो 100, 200, 300 एंड 20 पे इट इज 200। ग्रेजुअली प्राइस में कोई चेंज नहीं है बट वी सी अ चेंज इन सप्लाई, सप्लाई 200 से 100 हो गया है, राइट। तो फर्स्ट वन हम ऐसा बना देंगे क्योंकि सप्लाई का ऊपर की तरफ जाता है, सेकंड वन हम ऐसा बना देंगे बेटा जी, एंड आप देख रहे हो कि देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम डिक्रीज भी होता है। तो देखो ये है वो पर्टिकुलर टॉपिक जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, बट मैं बहुत क्लियरली समझाता हूँ, आई गेस आपको समझ में आया होगा। जब भी सप्लाई चेंज होगा अदर फैक्टर्स की वजह से, उसको आप चेंज इन सप्लाई बोलोगे और आपको ग्राफिकली एक शिफ्ट देखने को मिलेगा। दैट शिफ्ट मे बी राइटवर्ड इफ देयर इज एन इंक्रीज और इट मे बी लेफ्टवर्ड इफ देयर इज अ डिक्रीज, राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मूवमेंट, तो व्हेनेवर सप्लाई चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वी सी अ मूवमेंट इन पॉइंट्स ऑन द कर्व ओनली। द कर्व विल नॉट शिफ्ट, curve will remain the same, there will be only a movement of points, right। थोड़ा स्कूल वाला टीचर वाला फीलिंग आ गया तो यहाँ पे क्या है, ए से बी इधर जाएगा, ये ए से बी नीचे की तरफ आएगा। परफेक्ट सर, समझ में आ गया, वेरी नाइस। कभी कभी एक टॉपिक पढ़ा के मुझे खुद को अच्छा लगता है कि हाँ यार बच्चों को कुछ समझ आया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस, मुझे बताओ कमेंट में, वीडियो रोक के यहीं कहीं पॉज करके कि हाँ सर समझ में आया, अच्छा ठीक है। देखो जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ नहीं समझा रहा, ये मैं बता चुका हूं सब, ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑन सप्लाई कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब ये हमारे पास बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है कि अगर अदर गुड्स का प्राइस चेंज होगा तो सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट आएगा। बच्चों सबसे पहले ये समझ लो कि जो चेंज आ रहा है वो अब अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, तो कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट करेगा, है ना, प्राइस की वजह से नहीं है, प्राइस ऑफ अदर गुड की वजह से है, तो अदर फैक्टर्स है ना। अब देखो अगर अदर गुड का प्राइस बढ़ जाता है, अदर गुड का बच्चों अगर प्राइस बढ़ जाता है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अदर गुड का अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस ऑफ अदर गुड अगर बढ़ जाता है तो वो प्रॉफिटेबल होगा, वो प्रॉफिटेबल होगा तो आपका जो सप्लाई है वो कम होगा, क्योंकि आप उसकी तरफ जाओगे कि भैया वो बनाओ, तो सप्लाई कर्व आपका इस केस में लेफ्ट में आ जाएगा। देखो आप देख पा रहे हो जो सप्लाई कर्व है वो इधर से इधर आ गया, पूरा का पूरा लेफ्ट में आ गया, है ना। और अगर अपोजिट हो जाए, अदर गुड का प्राइस कम हो जाए तो आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, तो आपका सप्लाई बढ़ेगा, आपका सप्लाई कर्व राइट में चला जाएगा, करेगा शिफ्ट ही, अदर फैक्टर है ना। इसके बाद ऐसे ही आता है बच्चों, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होंगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम करोगे, लेफ्ट में ले आना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाए तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ाओगे, राइट में ले जाना, ठीक है। उसके बाद बच्चों स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है, अपग्रेडेड है, तो आप अच्छा सप्लाई कर पाओगे, राइट में ले जाना। खराब है, डिग्रेडेड है, तो लेफ्ट में ले आना।
उसके बाद टैक्स बच्चों अगर बढ़ जाता है तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, सप्लाई को लेफ्ट में शिफ्ट कर देना होगा, सब में शिफ्ट, समझ गए ना। और अगर बच्चों टैक्सेस कम हो जाते हैं तो आपका फायदा होता है उसको राइट में ले जाना। इसके बाद बच्चों राइट में कब कब आता है, जब ये सारे फैक्टर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बच्चों लेफ्ट में कब कब आता है, ये सारे फैक्टर्स हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है बच्चों हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सर हमने ये तो पढ़ लिया कि सप्लाई क्या है, अब हमें ये कैसे पता चले कि कितना चेंज आएगा। ये तो समझ गए कि हम चेंज आएगा, बट सर कितना चेंज आया, क्या इसके लिए कोई टॉपिक नहीं है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब अब एक्यूरेसी के साथ हम ये देख पा रहे हैं बच्चों कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है सप्लाई पे जब भी कोई प्राइस चेंज हो रहा है। तो प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे कितना चेंज आता है, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो उसको बोलते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेथड्स कितने हैं बच्चों, परसेंटेज मेथड है और प्रोपोर्शनेट मेथड है। सर इसके अंदर कितने फॉर्मूलाज हैं, और मैं आपको फटाफट से फॉर्मूलाज लिख देता हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। तो जब भी आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना हो बच्चों तो दो फॉर्मूलाज हैं, एक है परसेंटेज मेथड, इसमें आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अगर गिवन ना हो तो डेल्टा एस अपॉन एस इंटू 100 और डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये बच्चों आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता है। सर व्हाट इज डेल्टा एस, S1 माइनस एस, S1 मतलब नया सप्लाई, S मतलब पुराना सप्लाई। डेल्टा P होता है P1 माइनस P, P1 मतलब नया P, P मतलब पुराना P। ठीक है, एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। अब प्रोपोर्शनेट मेथड में सर क्या फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P। सर डेल्टा Q कैसे निकलेगा, Q1 माइनस Q, और डेल्टा P कैसे निकलेगा, P1 माइनस P। ये Q और S एक ही बात है। ठीक है, ये जो Q और S है ये एक ही बात है, क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं इसको। ओके सर, इसका कोई एग्जाम्पल, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि प्राइस 10 से 20 हो गया तो सप्लाई 100 से 200 हो गया। देखो क्या बोला मैंने, प्राइस अगर 10 से 20 हो गया तो सप्लाई 100 से 200 हो गया। तो सर परसेंटेज मेथड से कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम बोलेंगे डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। अब डेल्टा Q क्या है, देखो ये है आपके पास क्वांटिटी, ये है आपके पास Q1, तो डेल्टा Q कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q, 200 माइनस 100 तो आ जाएगा 100। ठीक है, दिस इज P, दिस इज P1। ठीक है, तो डेल्टा P कैसे निकलता है, P1 माइनस P, 20 माइनस 10, ये आ गया बच्चों 10। समझ गए, जो पुराना प्राइस है उसको P बोलोगे, नए को P1 बोलोगे। ओके, अब यहाँ पे पुट करो, डेल्टा Q कितना आया आपका, डेल्टा Q आया सर 100, Q कितना था 100 इंटू 100, तो ये तो आ गया 100%। ओके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल दो अब। सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस आएगा डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। डेल्टा P कितना आया 10, P कितना था 10 इंटू 100, ये भी बच्चों 100% आ गया। तो यहाँ पे भी आप 100 लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप 100 लिख सकते हो। इलास्टिसिटी की वैल्यू आएगी 1। इलास्टिसिटी याद रखना बच्चों यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई केजी लीटर सेंटीमीटर नहीं होता, ऐसे ही आ जाएगा। इसी को अगर मुझे प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालना हो तो फॉर्मूला है डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P।
ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन है, कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं इसको, वैसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो भैया इधर स्विच कर दो, एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आना है ना। तो देखो डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है सर 100, क्यू है 100 इंटू पी कितना है सर 10, डेल्टा पी कितना है 10, तो 10 1 100 1 1 इंटू 1 1 आंसर। तो आप दोनों ही मेथड से किसी से भी करोगे आंसर विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो किसी भी मेथड से करोगे आंसर सेम आएगा, बस आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और आपके लिए चीजें बहुत आसान है। फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तो गड़बड़ है। फॉर्मूला लगाओ, बोनस होता है, 3 नंबर का सवाल आता है। आओ सर, ये देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। इसके बाद आता है बच्चों कितने तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बच्चों 5 तरीके की होगी। अगर 0 आ जाए, 0 को क्या बोलते हो, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब चेंज ही नहीं होगा। 1 आ जाए, जैसा अभी आया था, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। इनफाइनाइट आ जाए तो बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इनफाइनाइट किसको बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक को। लेस देन 1 किसको बोलते हैं, लेस इलास्टिक। मोर देन 1 बोलते हैं हाईली इलास्टिक। ओके, अब देखो एक चीज बताता हूं आपको, जब भी आपको इलास्टिसिटी के कर्व दिखाने हो तो ध्यान रखना बच्चों, जितना फ्लैट होगा ना उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। मतलब अगर ऐसा है ये, फिर आपके पास एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है ना। ये इलास्टिसिटी हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। जितना फ्लैट होगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ओके, ये इलास्टिसिटी हमारे पास 0 होगी, ये इलास्टिसिटी हमारे पास लेस देन 1 होगी, ये हमारे पास इलास्टिसिटी 1 होगा, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, और ये हमारे पास इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होगा। ओके, तो इलास्टिसिटी में ध्यान रखना बच्चों, जितना फ्लैट होता चला जाएगा उतना इलास्टिसिटी बढ़ता चला जा रहा है। 0, लेस देन 1, 1, ग्रेटर देन 1, इनफाइनाइट। इस चीज का प्लीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा फ्लैट कर्व होगा उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। ये चीज हमने यहाँ पे भी लिखी हुई है, देखो ये आ गया इलास्टिसिटी 0, ये लेस देन 1, ये 1, ये मोर देन 1 और ये इनफाइनाइट। ओके, अब आई एम वेरी मच होपफुल बेटा जी कि आप लोगों को इलास्टिसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। इलास्टिसिटी की डिग्रीज आपको पता चल गई। इनफाइनाइट कब बोलते हैं, जब प्राइस में बहुत हल्का सा चेंज है और सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज है। 0 कब बोलते हैं, जब सप्लाई में चेंज ही नहीं है। मोर देन 1 कब बोलते हैं, जब सप्लाई में चेंज ज़्यादा है, प्राइस में चेंज थोड़ा सा कम है। लेस देन 1 कब बोलते हैं, जब सप्लाई में चेंज कम है, प्राइस में चेंज थोड़ा सा ज़्यादा है। 1 कब बोलते हैं, जब दोनों में बराबर चेंज है ना। और कर्व भी मैंने आपको दिखा दिए। इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे करनी है, फॉर्मूलाज भी मैंने आपको दिखा दिए। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा सप्लाई पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप किताब लेके बैठे होगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज नाउ लर्न, राइट। कल संडे है, कल बैठो, इकोनॉमिक्स के तीनों ही चैप्टर्स लिखो, रीडिंग लगाओ बुक में से, जो भी आपके पास बुक है उसके बैक एक्सरसाइजेस लगाओ और इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लो। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको तीनों चैप्टर्स पढ़ाए हैं एज पर द लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, एवरीथिंग इज कवर्ड। और आपके पास जो भी बुक आप फॉलो करते हो उसमें से पढ़ो, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिल रहा हूँ नई वीडियोज में ऑन मंडे और बहुत कुछ नया सीखेंगे, करेंगे। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।